वेलकम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। और आज से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। और जैसा आपको पहले से ही पता है कि ये यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, और उसके प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड कक्षाएं होने वाली हैं और प्रीलिम्स की कक्षाएं होने वाली हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो प्रीलिम्स की कक्षा है और दूसरा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को फोकस करते हुए यह कक्षा होने वाली है। तो कक्षा के संचालन में इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा और इसीलिए चूंकि यह प्रीलिम्स की कक्षा है और यूपीपीसीएस की कक्षा है, तो पॉलिटी कई जगह कई फोरम्स पे आपने पढ़ी है मुझसे, तो थोड़ी सी उससे ये कक्षाएं अलग होंगी क्योंकि प्रीलिम्स में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी होती, तो विस्तार बहुत व्यापक होता है और बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो चीजें बहुत सारी पढ़नी है। हालांकि फायदा यह होता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिटिकल लेवल पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की चुनौती प्रीलिम्स में नहीं होती। फिर भी आजकल जो प्रीलिम्स के प्रश्नों का नेचर है उसमें हम देखते हैं कि कई प्रश्न अवधारणात्मक भी आते हैं, रीजनिंग असर्शन के भी प्रश्न आते हैं, और जो सामान्य प्रश्न आते हैं उसमें भी तथ्य के साथ अवधारणा या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसका बड़ा महत्व होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा और मैं इस विश्वास के साथ और इस संकल्प के साथ इन कक्षाओं को प्रारंभ कर रहा हूं कि आगामी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी प्रीलिम्स की, तो उसमें पॉलिटी सेगमेंट के लगभग 75% प्रश्न इन कक्षाओं और क्लास नोट्स से आने चाहिए। इस संकल्प के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि हम सभी सफल होंगे, हम सफल होंगे, आप सफल होंगे। तो इसलिए बहुत गंभीर तरीके से पॉलिटी के इस सेगमेंट को मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत दिनों के बाद प्रीलिम्स को सेपरेटली पढ़ाने का मौका मिला है, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। आज पहली कक्षा है, इसलिए थोड़ी 2-4 मिनट में कक्षाओं के स्वरूप पर बात करूंगा और उसके बाद विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में और चूंकि कम समय में बहुत चीजें कवर करनी है, तो इधर उधर की बातों की गुंजाइश इसमें कम होगी। टू द पॉइंट और फोकस्ड तरीके से ही पढ़ना होगा। मेरे पास जस्ट मिनट, मेरे पास टॉपिक्स की एक पूरी लिस्ट है जो अपने हिसाब से मैंने तैयार की है। तो एक बार मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं अगले 2-3 सप्ताहों में। तो संविधान सभा, संविधान निर्माण, उसकी प्रमुख समितियां, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान की अनुसूचियां, तो एक इंट्रोडक्टरी हिस्सा कवर करेंगे जिससे यूपीपीसीएस में सवाल आते हैं। भाग 1 और भाग 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता, ऑफ कोर्स। उसके बाद संविधान का दर्शन का भाग, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसके बाद सरकार के गठन से संबंधित प्रावधान, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और संघ के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी, और जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन सभी को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सीएजी, सबको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो सरकार का गठन। इसके अलावा संघ राज्य संबंध, प्रमुख संस्थाएं और आयोग, पंचायती राज, संविधान संशोधन, नगर पालिका, तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको इन कक्षाओं में हम लोग कवर करेंगे।
तो ये कक्षाएं बहुत व्यापक होने वाली हैं और व्यापक होने के बाद भी बहुत कॉम्पैक्ट होने वाली हैं। तो इसीलिए इन कक्षाओं को आप जरूर अटेंड करें और एक या दो कक्षाओं को अटेंड करने के बाद आप शायद इसकी गुणवत्ता को समझ पाएंगे। तो फिर बिना विलंब किए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स टू द पॉइंट आना है, लेकिन फिर भी पहला दिन है तो शुरुआत करने के लिए और आपस में फेमिलियर होने के लिए कुछ थोड़े से 5-10 मिनट में कुछ बुनियादी चीजों को हमें जानना पड़ेगा और फिर हम लोग सीधे टू द पॉइंट आएंगे। तो चूंकि जो हमारा टॉपिक है और जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, संविधान और राज्य व्यवस्था है। तो इस पूरे टॉपिक के केंद्र में संविधान है। अब देखो, संविधान, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये डायरेक्टली ना तो आईएएस यूपीएससी के सिलेबस में और डायरेक्टली ना पीसीएस के सिलेबस में है, बट अगर आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे तो संविधान और संविधानवाद पर कई बार कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते, रीजनिंग असर्शन में आ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा 5-7 मिनट हम लोग इसको भी जानेंगे कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। लिखने जहां व्यापक लिखने की जरूरत होगी वहां मैं डिक्टेशन भी दूंगा और कई जगह आपको खुद भी जरूरत के अनुसार नोट करना है, क्योंकि गागर में सागर भरना है। और अगर 75% प्रश्नों को क्लास नोट से अटेम्प्ट करने की मैं योजना बना रहा हूं तो थोड़ा सा आपका साथ भी चाहिए होगा और थोड़ी सी गहराई के लिए, गुणवत्ता के लिए जरूरी होगा कि हर चीज डिक्टेट करना संभव नहीं है। तो जितना मैं डिक्टेट भी करूंगा और कई चीजें आपको खुद भी नोट करनी पड़ेगी। तो कुछ बेसिक चीजें हैं पहले, जैसे संविधान। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी जो परिभाषा है वो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। संविधान शासन करने वाली किताब है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते 9th की तो उसमें यही डेफिनेशन, और इससे अच्छी डेफिनेशन ढूंढनी मुश्किल है, रूल बुक। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। तो यह तो हम सभी को पता है, लेकिन एक दूसरा टर्म आता है संविधानवाद। बस बहुत गहराई में इसमें नहीं जाना है क्योंकि ये टॉपिक्स डायरेक्टली नहीं है, फिर भी कई बार इनसे भी सवाल आ जाते हैं। इसलिए बस बहुत हल्के से जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल जो 1-2 आए हुए हैं वो इस बात पर आए हुए हैं कि संविधान और संविधानवाद में अंतर, या कई बार संविधानवाद पर बड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। फिर सवाल उठता है कि संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। अब देखो, एक जो सवाल आया हुआ है उस सवाल को मैं आपके सामने रखता हूं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मिलेगा कि कैसे आसान सवाल भी कठिन होते हैं। सवाल यह रहा है कि संविधानवाद का अर्थ है, और इससे हमें ए, संविधान के अनुसार शासन, रूल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार शासन। तो ये आईएएस में पूछा गया सवाल है, पीसीएस में भी रिपीट हो सकता है। संविधानवाद का अर्थ है, और 4 विकल्प क्या है, संविधान के अनुसार शासन, बी सीमित शासन, सीमित शासन, सी शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, और डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखो, ये सीधे हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है संविधान और संविधानवाद, बट कई बार बहुत जनरल सवाल भी आते हैं। तो यह सवाल रहा है कि संविधानवाद क्या है। और बिल्कुल ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आज से शुरू ही हुआ है, सब लोग इसको ज्वाइन करो और सबको बताओ भी। संविधानवाद का अर्थ है 4 विकल्प। अब देखो, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स
किसको सही करेंगे, या अगर आप एग्जाम में मान लो और एग्जाम का ये सवाल है, तो ज्यादातर लोग ए को सही करेंगे। ज्यादातर लोग, मैं कह रहा हूं, ए को सही करेंगे कि संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार शासन। बट ए सही है, लेकिन इस प्रश्न और इन विकल्पों के संदर्भ में ए आंसर नहीं होगा, बल्कि इन विकल्पों के संदर्भ में आंसर बी होगा। तो प्रीलिम्स के लेवल पे सबसे पहली चीज ये याद रखनी कि संविधानवाद संविधान के अनुसार शासन है, लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट, उससे भी ज्यादा अधिक उपयुक्त उत्तर होगा सीमित शासन। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और 4 विकल्प हो, तो आप किसको टिक करेंगे? अगर सीमित शासन विकल्प है तो उसको जरूर टिक करेंगे। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि प्रथम दृष्टया तो यह सही प्रतीत होता है कि संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार शासन, प्राइमा फेसी यह सही प्रतीत होता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है। इसका मतलब ऐसे उदाहरण हैं जब किसी देश में संविधान हो लेकिन मनमाना शासन हो। जैसे देखो हिटलर कालीन जर्मनी, तो उस समय भी जर्मनी में एक संविधान था। हिटलर ने अपनी मर्जी से संविधान को तोड़ मरोड़ कर रूप दिया, लेकिन वह एक ऐसा संविधान था जिसमें शासन की शक्ति सर्वोपरि थी और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं था, और एक तरह से संविधान ही तानाशाही की स्थापना करता था। तो हम कह सकते हैं कि हिटलर कालीन जर्मनी में संविधान था, लेकिन संविधानवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि संविधान का अर्थ हमेशा संविधान के अनुसार शासन नहीं है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासक की मनमानी शक्ति, आर्बिट्ररी पावर्स, उसको रोकने के लिए, उसको सीमित करने के लिए बनाया जाता है। और इसलिए संविधान का सबसे पहला और बड़ा उद्देश्य है स्वतंत्रता की रक्षा करना, और उसके लिए वह शासन की शक्तियों को सीमित करता है। वर्तमान का एक उदाहरण है चीन। चीन में संविधान है, लेकिन चीन में भी संविधानवाद नहीं है। हालांकि चीन में संविधान के अनुसार शासन है, लेकिन वह संविधान ही तानाशाही को अनुमति देता है। इसीलिए संविधान और संविधानवाद से प्रीलिम्स में इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी सवाल है कि संविधानवाद का अर्थ क्या है, तो हमें सबसे फर्स्ट विकल्प किसको देना है? सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड रूल। लिमिटेड रूल का मतलब हो गया कि शासक की शक्तियां मनमानी नहीं है। अब देखो, एक तो प्रश्न पूछने का तरीका आयोग के द्वारा यह हो सकता है जैसे हमने पूछा, लेकिन एक दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है। अब मान लो कि मैंने ABCD के साथ एक और 5वां विकल्प दे दिया, इनमें से सभी, इनमें से सभी, तो अब हमारा उत्तर बदल जाएगा। अब हमारा उत्तर बदल जाएगा। अब हमारा उत्तर हो जाएगा E। इसका मतलब यह सब संविधानवादी है, उसके केंद्र में सीमित शासन है। लेकिन सीमित शासन सामान्यतः कब होगा? सामान्यतः जर्मनी, चीन के अपवाद को छोड़ते, तो सामान्यतः सीमित शासन तब होगा जब संविधान के अनुसार शासन हो। इसीलिए यह भी संविधानवाद है। सीमित शासन कब होगा? शासक की मनमानी शक्तियों पर रोक कब लगेगी? जब शक्ति का पृथक्करण हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग हो, एक ही जगह शक्तियां केंद्रित ना हो। और सीमित शासन कब होगा? जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो अब हमने देखा कि विकल्प कैसे हैं, इसके आधार पर हमें उत्तर का चयन करना है। तो अगर किसी एक का को चुनना हो तो सीमित शासन चुनेंगे, और अगर सभी का विकल्प है तो हम सभी को चुनेंगे। तो संविधान, संविधानवाद, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट यहां पर हम इसे प्रीलिम्स के लिहाज से लेकर चल रहे हैं, इसलिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि समय कम है, गागर में सागर भरना है। अब आज से हम लोग विधिवत अब संविधान के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संविधान तो हमने
जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो इसको आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला इसका बड़ा हिस्सा है संविधान का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मुख्यतः 4 प्रावधान आते हैं: प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। क्योंकि इन चारों में वो सोच दिखती है, वो दर्शन दिखता है, जिसके आधार पर संविधान निर्माता नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये दर्शन। तो ये 4 प्रावधान दर्शन में आते हैं। फिर सेकंड बड़ा हिस्सा है सरकार, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तमाम आती हैं। और थर्ड हिस्सा है विविध, जिसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हमने आपको लिस्ट दी वो सब आएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले दर्शन वाले हिस्से से। इसका मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। फिर हम लोग आएंगे सरकार पर, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और फिर विविध आयाम पढ़ेंगे। और इस तरह से समग्र सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्रस्तावना। अब इस चीज को मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि ये कक्षाएं हमें इस चीज को ध्यान में रखनी है कि प्रीलिम्स की है, तो इसीलिए इसमें एनालिटिकल पोर्शन उस स्तर का शायद ना हो जो मेंस की कक्षाओं में होता है। फिर भी जितना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है उतना करेंगे, बट बेसिक फोकस हमारा यह होगा कि प्रीलिम्स हमारा कैसे कवर हो और दी गई समय सीमा के भीतर कैसे हम कर पाए। तो प्रस्तावना या प्रीएम्बल, सबसे पहले देखो कि यह बात आती है कि प्रस्तावना क्या है। तो इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रस्तावना, तो लिखो प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, इंट्रोडक्शन से। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें अब 4 चीजें लिखनी है, क्योंकि यह सवाल भी प्रीलिम्स में आया हो, जो अब मैं बता रहा हूं कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो 4 चीजें, जिसमें 1 2 3 4, क्योंकि प्रीलिम्स है इसलिए बिल्कुल हम लोग फोकस्ड होकर जानेंगे कि जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो 4 चीजें उसका तात्पर्य। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें पहला लिखो संविधान का स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। पहला क्या है? संविधान का स्रोत। दूसरा, संविधान का स्वरूप, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का स्वरूप, संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप। तीसरा है संविधान का उद्देश्य। तो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि प्रीएम्बल का मतलब 4 चीजें। संविधान का उद्देश्य, और चौथा है संविधान को स्वीकार करने, संविधान को स्वीकार करने की तिथि। तो जब भी हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तिथि, और उसके बाद लाइन को पूरा करना है, तो आप लिख सकते हैं कि इनका उल्लेख होता है, इनका उल्लेख होता है। संविधान को स्वीकार करने की तिथि का उल्लेख होता है, तिथि का उल्लेख होता है। इसका मतलब कि प्रीएम्बल पर यदि आए कि निम्नलिखित में से क्या क्या प्रस्तावना के तत्व हैं, प्रीलिम्स में यदि कई चीजें हमें सेलेक्ट करना हो तो हम किन 4 को सेलेक्ट करेंगे? पहला कि वह जो संविधान का स्रोत बताए, जैसे जब हम भारत के संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो जनता, तो संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है हम भारत के लोग। इसी तरह संविधान का स्वरूप, जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो लोकतांत्रिक, ये इसका स्वरूप है, पंथ निरपेक्ष, ये इसका स्वरूप है, समाजवादी, ये इसका स्वरूप है, तो ये भी प्रस्तावना में पाया जाता है। तीसरा है
संविधान का उद्देश्य। जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एकता, अखंडता, वो सब उद्देश्य। और आखिर में स्वीकार करने की तिथि, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो यह तिथि है 26 नवंबर 1949। और इसलिए एक तथ्य याद रखना है कि भारत में 26 नवंबर को अब प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उसका कारण क्या है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को स्वीकार किया गया। तो अब हमने देखा कि प्रस्तावना मुख्यतः 4 चीजों के बारे में बताई। संविधान का स्रोत क्या है? जैसे भारत में जनता। संविधान का स्वरूप क्या है? भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता और स्वीकार करने की तिथि। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है। अब चूंकि हमें इस प्रस्तावना को प्रीलिम्स के, याद रखना, प्रीलिम्स के उद्देश्य से पढ़ना है, मेंस के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि मेंस में तो प्रस्तावना टॉपिक पढ़ने में 3 दिन लगते हैं, बट यहां पर वो कांस्टेंट है, तो एनालिसिस के हिस्से पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि हमें आज प्रीलिम्स के लिहाज से प्रस्तावना टॉपिक को पढ़ना, तो सबसे पहले उचित होगा कि एक बार हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना को एज इट इज पढ़ें, जो संविधान में है। और उसके लिए मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूंगा, और मैं समझता हूं कि अभी इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और गूगल क्रोम से हम लोग निकालेंगे प्रियम्बल। तो एक बार मैं चाहता हूं कि प्रियम्बल को देखो, क्योंकि एज इट इज जब हम प्रियम्बल को देखते हैं तो शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें बहुत वो काम आता है। तो मैं एक बार प्रियम्बल निकालता हूं। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर हूं। अच्छा, हाँ, अभी आ जाए। अब देखिए बहुत सारे प्रियम्बल आ गए, कोई एक निकाल लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं। थोड़ी उतना क्लैरिटी के साथ में, हाँ अब आ गया। तो पता नहीं शायद आपको दिख रहा है या नहीं, फिर भी चलो ये एक बार मैं इसको पढ़ूंगा कि हूबहू हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसी है। तो सबसे पहली बात कि उद्देशिका शब्द है, बहुत रिमार्केबल चीज है कि हमेशा हम लोग इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। मैंने भी क्या टॉपिक बताया? प्रस्तावना। बट अब देखो हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं। इंग्लिश वर्जन में प्रियम्बल वर्ड, हिंदी वर्जन में क्या है? उद्देशिका। तो इस पर भी सवाल प्रीलिम्स में बनेंगे। और क्या सवाल बनेंगे उसको भी हम लोग, ये प्रीलिम्स की बात है, ये कक्षा है प्रीलिम्स की है, ये याद रखना। अब उद्देशिका में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो एक चीज ये भी याद रखना है कि हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल, हम भारत के लोग। उसके बाद है भारत को, तो ये दिखा रहा है शासन संविधान का स्रोत, भारत के लोग। उसके बाद आगे है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यह शासन का स्वरूप है कि भारत का शासन कैसा है, संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक। भारत का संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद देखो उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहला उद्देश्य न्याय है। और न्याय के याद रखना प्रस्तावना में कितने रूप हैं? केवल 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसका मतलब लैंगिक न्याय नहीं है, जातीय न्याय नहीं है। तो प्रीलिम्स में अगर चुनने के लिए आता है तो हम 3 को चुनेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो क्या इसका मतलब लिंग भेद को मान्यता है? नहीं।
लेकिन लैंगिक न्याय सामाजिक न्याय में शामिल माना जाएगा। तो प्रियम्बल में न्याय के केवल कितने रूप हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर देखो अगला आदर्श है स्वतंत्रता, इसके कितने रूप हैं? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब अगर आप आईएएस का सवाल देखोगे प्रीलिम्स का, तो उसमें यह क्रम पूछा गया है। एक बार 4 ऑप्शन थे, तो क्रम कैसे? पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना। तो दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता। तीसरा है समता, इंग्लिश में इक्वेलिटी है, तो उसको समानता मानना चाहिए। और समानता के कितने रूप हैं? 2, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो अब देखो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, ऐसे शब्द नहीं, 2 समानता के रूप में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। भाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्यों नहीं है? वो इसी में समाहित हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट वर्ड्स भी याद रखना। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा भी फिर से, बट जस्ट एक बार मैं पढ़ रहा हूं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए। फिर देखो अगला आदर्श है व्यक्ति की गरिमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तो यह भी एक आदर्श है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता भी अखंडता भी, दोनों के अंतर को भी जानना पड़ेगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अगला आदर्श क्या है? बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसका मतलब किस दिन संविधान स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, और इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहां हिंदी भी है, मिति मार्गशीर्ष। तो अगर आ जाए कि हिंदी के अकॉर्डिंग कौन सा महीना था? मार्गशीर्ष। शुक्ल पक्ष था और सप्तमी तिथि, तो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। कोई बड़ी बात नहीं कि यह भी सवाल आ जाए कौन सा महीना था, फाल्गुन था, मार्गशीर्ष था, श्रावण था, कौन सा? तो मार्गशीर्ष। संवत 2006 विक्रमी। अब देखो हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत है, लेकिन प्रस्तावना में विक्रम संवत की बात है, और वो 26 जनवरी 1949 के इक्विवेलेंट है 2006 विक्रम संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आखिरी शब्द क्या है प्रस्तावना के? 3 शब्द याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो अब हमने देखा शुरुआत हुई हम भारत के लोग से, उसके बाद संविधान के स्वरूप की बात हुई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी वो सब, फिर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, और फिर संविधान के स्वीकार करने की तिथि का उल्लेख हुआ। अब ये हमने एक बार प्रस्तावना को देख लिया, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उद्देशिका शब्द है। तो हमारे संविधान में अभी भी प्रस्तावना शब्द नहीं, हिंदी में उद्देशिका है। तो पहले यहीं से शुरुआत करते, क्योंकि हमने क्या कहा, प्रीलिम्स में यहां से भी एक सवाल बन सकता है। तो अब मैं फिर अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, और अब हम लोग प्रस्तावना का, चूंकि हमने एक देख लिया कि प्रस्तावना में क्या बातें, मूल जो संविधान में प्रस्तावना है वो क्या है। अब हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे कि हिंदी वर्जन में प्रस्तावना शब्द नहीं है, और उसकी जगह जो शब्द है वो है उद्देशिका। तो यह सवाल उठता है कि क्या दोनों एक हैं? तो यह बात सही कि दोनों एक हैं, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यह शब्द क्यों लिया, प्रस्तावना शब्द क्यों नहीं लिया? तो उसके पीछे एक इतिहास का तथ्य है। तो अब मैं उसको लिखवाऊंगा शॉर्ट में, फैक्ट के लेवल पे, कि उद्देशिका शब्द क्यों है, प्रस्तावना शब्द क्यों नहीं है। तो देखो इसका कारण है, और साथ साथ आपको भी लिखना है जो मैं यहां लिख रहा हूं। तो 13 दिसंबर 1946, ये सब डेट याद रखना प्रीलिम्स के लिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, साथ साथ आपको लिखना भी है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में उसी को कहते हैं
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। फिर अगला तथ्य लिखो, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को। तो ये डेट याद रखना, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसे उद्देशिका कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसे उद्देशिका कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसे उद्देशिका कहा गया और इसे प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। उद्देश्य प्रस्ताव से निकलने के कारण इसे उद्देशिका कहा गया, इसे उद्देशिका कहा गया और इसे प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। इसे उद्देशिका कहा गया और इसे प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। तो अब मैं समझता हूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रस्तावना शब्द क्यों नहीं है या प्रस्तावना ही। लेकिन नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था, वो था उद्देश्य प्रस्ताव, और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, जो हमारी प्रस्तावना में वही बातें थी। संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी को स्वीकार किया और इसी को प्रस्तावना का रूप दिया गया। लेकिन नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के कारण इसे उद्देशिका कहा गया। तो अब हमने देख लिया कि उद्देशिका शब्द क्यों है। अब यहां से प्रीलिम्स, चूंकि ये कक्षाएं प्रीलिम्स को फोकस्ड है, इसलिए मेरा भी सारा फोकस किस पर है? प्रीलिम्स पे। तो अब इसके पीछे के एनालिसिस और विश्लेषण से मैं बच रहा हूं, क्योंकि समय सीमाबद्ध तरीके से हमें प्रीलिम्स को अच्छे से करना है। तो अब देखें कि कितने तरह के सवाल निकलेंगे। तो सबसे पहले अगर आ जाए कि प्रस्तावना या उद्देशिका किसकी देन है, और अगर व्यक्ति का नाम आ जाए और 4 विकल्प हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, तो हम अंततः किसको सही टिक करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहली बात कि प्रस्तावना किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू। यह सवाल एक आया भी हुआ है कि किस प्रस्ताव से निकला है, तो उद्देश्य पर। यह सवाल एग्जाम में आया हो, तो प्रस्तावना किस प्रस्ताव से निकली है? उद्देश्य प्रस्ताव किसकी देन है? नेहरू। अब आते हैं कि प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो हम कहेंगे अमेरिका। प्रस्तावना की संकल्पना हमारे संविधान निर्माता ने कहां से ली है? अमेरिका। इसका मतलब देखो, वो इसलिए क्योंकि प्रस्तावना लिखित संविधानों की विशेषता है। तो ब्रिटिश संविधान अमेरिका से भी पुराना है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। इसका मतलब परंपराओं को ही संविधान का रूप दे दिया गया। ब्रिटेन में कोई संविधान सभा नहीं बैठी, और अलिखित संविधान होने के कारण ब्रिटेन के संविधान में प्रस्तावना नहीं है। इसी तरह देखो, दूसरा अलिखित संविधान न्यूजीलैंड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन अकेला अलिखित संविधान वाला देश नहीं है। न्यूजीलैंड में भी अभी भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो न्यूजीलैंड के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में प्रस्तावना नहीं है। यह किसकी विशेषता है? अलिखित की नहीं है। और लिखित संविधान अमेरिका का जो सर्वाइविंग है, जो अभी भी चल रहा है, तो वो सबसे पुराना अमेरिका ही। तो इसीलिए यदि आए कि प्रस्तावना हमने किस देश से ली है, तो अमेरिका से ली। अगर इसी में एक और सवाल आए कि प्रस्तावना, और एक चीज और
कि अमेरिका की जब बात हुई तो एक चीज याद रखना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना दोनों की शुरुआत होती है वी द पीपल शब्द से। तो यह भी बड़ा रोचक है जानना, वी द पीपल। इसका मतलब 3 वर्ड अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना और भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड कॉमन है। कौन कौन से 3 वर्ड? वी द पीपल। उसके बाद हमारा अलग हो जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वहां वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर अलग हो जाता है। लेकिन 3 शब्द शुरुआत के, या 4 शब्द, अगर ऑफ को भी शब्द मानो तो वी द पीपल ऑफ, बट वी द पीपल ये दोनों जगह कॉमन है। तो प्रस्तावना की संकल्पना हमने कहां से ली है? अमेरिका से। अब आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु, भाषा और विषय वस्तु, इस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। तो 2 तरह से सवाल आएंगे। अगर आए कि प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई, तो आंसर होगा अमेरिका से। और अगर आए कि प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु पर किस देश के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले हमने यह जाना कि प्रस्तावना क्या होती है। तो 4 चीजें याद रखनी है इसमें। ये उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द है। उद्देशिका शब्द क्यों है, उसका रीजन ये। और फिर हमने देखा ये नेहरू जी की देन है, कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया, लेकिन भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। और वी द पीपल से भारत के संविधान की प्रस्तावना भी शुरू होती है और अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना भी, और प्रस्तावना लिखित संविधानों में पाई जाती है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में प्रस्तावना नहीं है, और इसलिए न्यूजीलैंड के संविधान में भी प्रस्तावना नहीं है। अब आते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या बातें हैं। देखो, तो प्रस्तावना में 4 चीजें आमतौर पर होती हैं, और वो 4 चीजें क्या है? संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और स्वीकार करने की तिथि। तो इसके आधार पर अब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य बातें उनको शॉर्ट में समझेंगे। फिर भारत के संविधान के प्रस्तावना से संबंधित मुद्दों पर आएंगे, सबकी बात की जाएगी। तो अब आते हैं कि ये 4 चीजें प्रस्तावना में होती है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये 4 चीजें क्या है? तो एक चार्ट मैं बना रहा हूं, आप भी एक चार्ट बनाएंगे प्रस्तावना, और इसमें 4 चीजें होनी है। सबसे पहला क्या कि यह बताएगी कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। फिर दूसरा कि प्रस्तावना बताएगी कि संविधान का स्वरूप कैसा है, संविधान का स्वरूप कैसा है। फिर प्रस्तावना बताएगी कि संविधान का उद्देश्य क्या है, और हम इस चार्ट को आपको बनाना है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिखेंगे, उद्देश्य क्या है, और फिर अंत में लागू स्वीकार करने की तिथि क्या है, स्वीकार करने की तिथि क्या है। सबसे पहले अगर हम इस पर आए कि भारत के संविधान की का स्रोत क्या है प्रस्तावना के अनुसार, तो इसका आंसर होगा जनता, वी द पीपल। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत क्या है? जनता। संविधान का स्वरूप कैसा है? तो 5 चीजें याद रखनी है, और यह क्रम आपको याद रखना है जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि संविधान में वही क्रम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, एक क्रम याद रखना, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य।
तो 5 वर्ड्स इसी क्रम में याद रखने हैं कि भारत के संविधान का अगर आए कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगर आ जाए प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य हमें बताना है न्याय। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता, अगर मान लो विकल्प आ जाए। तीसरा उद्देश्य समानता। यह चार्ट इसलिए जरूरी है कि अब एक एक चीज को जब हम समझेंगे तो हमारे पास एक कैप्सूल फॉर्म में ये होगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, फिर एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, और आखिर में बंधुता। एकता और अखंडता और आखिर में बंधुता। और स्वीकार करने की तिथि ऑलरेडी हमने देख लिया 26 नवंबर 1949। तो हम कह सकते हैं, मैं एक बार साइड हट जाता हूं ताकि आपको साफ साफ ये बोर्ड दिख पाए कि ये है प्रीएम्बल का शॉर्ट फॉर्म। अगर प्रीएम्बल को एक चार्ट के रूप में प्रेजेंट करना हो तो प्रीएम्बल में 4 चीजें: संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और स्वीकार करने की तिथि। संविधान का स्रोत जनता है। संविधान के स्वरूप में 5 चीजें हैं, इसी क्रम में याद रखना है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता। और स्वीकार करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। अब एक एक करके शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब केवल प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इतनी चीजों को डिस्क्राइब करने में ही कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन उतना यहां पर हमें छूट नहीं है। तो केवल प्रीलिम्स के उद्देश्य से अब इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, संविधान का स्रोत। तो आपको भी अब एक सेपरेट हेडिंग देना है और वो हेडिंग होगा संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत। तो हम कहेंगे कि भारत के संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत जनता है। अब अगर इसका रीजन बताना हो कि क्यों जनता है, शासक क्यों नहीं है, भगवान क्यों नहीं, ईश्वर क्यों नहीं, तो उसका कारण यह है कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। याद करो, यही शब्दावली है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसका अंत 3 शब्दों से होता है कि अमुक तिथि को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इसी के आधार पर कहा जाता है कि ईश्वर स्रोत नहीं है, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग का मतलब जनता। तो सबसे पहले कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत जनता। भी यहां से प्रीलिम्स में कई तरह के सवाल निकल सकते हैं। यहां से भी प्रीलिम्स में सवाल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे यहां से प्रीलिम्स में सवाल? तो सबसे पहली बात आए कि संविधान के अनुसार शासन शक्ति का स्रोत जनता है। तो इसी को तकनीकी भाषा में, कानून की भाषा में, राजनीति विज्ञान की भाषा में लोक प्रभुता कहते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी। तो एक ये टर्म भी एग्जाम के लिए याद रखना कि भारत का संविधान या भारत के संविधान की प्रस्तावना किस विचार को मान्यता देती है? तो इसका आंसर होगा यह लोक प्रभुता को मान्यता देती है, पॉपुलर सॉवरेंटी। अब अगर थोड़ा सा आजकल जैसे सवाल 4 कथन के रूप में होते हैं और कहे कि इसमें से कौन कौन सा सही, तो पहला आ जाए कि जनता, ठीक है। फिर दूसरा आ जाए कि इसे लोक प्रभुता कहते हैं, वो भी सही। तीसरा आ जाए कि यह लोक प्रभुता का विचार किसकी देन है? इसका मतलब वो कौन सा विचारक है जिसने सबसे पहले लोक प्रभुता का विचार दिया, जिसको हमारे संविधान निर्माता ने अपनाया? तो इसका आंसर होगा कि फ्रांसीसी विचारक रूसो। नाम रूसो है
लेकिन रूस का नहीं है। रूसो फ्रांस का एक बड़ा ही प्रसिद्ध विचारक हुआ, और फ्रांसीसी विचारक रूसो ने लोक प्रभुता की बात की। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और उसने कहा कि जनता सर्वोच्च है। तो अब ये जो व्यक्ति रूसो है, ये जो दार्शनिक रूसो है, इसने एक किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आए कि ये जो हमारे संविधान में लोक प्रभुता का विचार पाया जाता है, ये किसकी देन है? रूसो की। फिर आए कि रूसो की किस पुस्तक से लिया गया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक विश्व प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं कह रहा हूं विश्व प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध, और वो पंक्ति है फ्रांसीसी भाषा में वॉक्स पॉपुली वॉक्स डेई। अब देखो, वॉक्स का मतलब हो गया वॉइस, ये फ्रेंच का वर्ड है, तो इंग्लिश में वो वॉइस। पॉपुली का मतलब पीपल, फिर वॉक्स का मतलब वॉइस, और डेई का मतलब गॉड। तो अब इसमें थोड़ा सा अगर हम एक दो कनेक्टर जोड़ दें तो कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो रूसो ने क्या कहा? वॉक्स पॉपुली वॉक्स डेई। इंग्लिश में कहें तो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। हिंदी में कहें तो जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। और यहीं से लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो यहीं से लोक प्रभुता का कॉन्सेप्ट निकलता है। तो अब देखो, फ्रांस से अगर हम कहें कि फ्रांसीसी संविधान का प्रभाव या फ्रांसीसी परंपरा का प्रभाव लोक प्रभुता में, फ्रांसीसी परंपरा का प्रभाव एक जगह और है, जब हम पढ़ेंगे शासन के उद्देश्य, तो स्वतंत्रता समानता बंधुता, स्वतंत्रता समानता बंधुता, यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। और शासन के उद्देश्य में हमने देखा कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुता भी है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रांसीसी परंपरा का प्रभाव एक तो किसमें है? लोक प्रभुता में, हमारे प्रस्ताव में। और दूसरा फ्रांसीसी परंपरा का प्रभाव कहां है? स्वतंत्रता समानता और बंधुता। और ये तो यहां हमने देखा सबसे पहले कि प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार चीज है। एक बहुत ही प्रसिद्ध संविधान के ज्ञाता, कानूनविद, ज्यूरिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, और उनका नाम है केसी वियर। और केसी वियर ब्रिटिश, जब हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे तब भी इनका रेफरेंस आएगा। क्वासी फेडरल इन्होंने भारत के संविधान को कहा है। बट एनीवे, अभी देखो केसी वियर। तो केसी वियर एक बहुत बड़े संविधानों के ज्ञाता रहे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है। और केसी वियर ने इस आधार पर भारत के संविधान की आलोचना की है, प्रस्तावना की आलोचना की कि यहां पर लोक प्रभुता नहीं है। तो एक सवाल यहां से भी निकलेगा कि वो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसने लोक प्रभुता की संकल्पना को भारत के संविधान में इनकार किया। और देखो एग्जैक्ट इनका वर्ड क्या है। तो वियर कहते हैं कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता, और ये किसकी आलोचना कर रहे हैं? भारत के संविधान की। तो कह रहे हैं कि लोक प्रभुता केवल एक विधिक संकल्पना है, केवल एक लीगल हाइपोथेसिस है। तो ये प्रीलिम्स के लिए वीवीआई फैक्ट रहेगा। वो कौन सा महान विचारक है जिसने कहा है कि लोक प्रभुता वास्तविक नहीं है, भारत के संविधान में ये रियली एग्जिस्ट नहीं करती, केवल एक कानूनी विचार है, ये है नहीं। लोक प्रभुता विधिक संकल्पना है। इसका मतलब कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता नहीं है। तो केसी वियर। अब अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाए, और जैसा आजकल ट्रेंड है कि 4 कथन होते हैं और उसमें से आपको तो एक तो ये दे दे कि किसने विधिक संकल्पना कही, तो केसी वियर। दूसरा आ जाए कि इसका कारण क्या है, उस पर भी एक कथन हो।
कि क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ हम भारत के लोग और अंत है अंगीकृत, तो क्यों ना माने कि शासन का स्रोत जनता है, और हम क्यों ना माने कि प्रस्तावना लोक प्रभुता पर आधारित है। तो देखो वियर क्या कहते हैं। तो किसने कहा है विधिक संकल्पना? केसी वियर। केसी वियर का तर्क क्या है? केसी वियर इसका कारण, तो मान लो कथन और कारण ए और आर के रूप में आ जाए। कथन ए कथन हो कि विधिक संकल्पना है केसी वियर के अनुसार, और दूसरा इसका कारण उसमें हो कि संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था। यह वियर का तर्क है। और अगर ऐसा कथन आ जाए ए कि वियर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता केवल एक विधिक संकल्पना है, और रीजनिंग उसमें आर आ जाए कि संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था, तो यह भी सही है और यह भी सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। तो याद करो आंसर ए होगा कि ए और आर दोनों सही है, और कथन आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यही वियर का लॉजिक है। अब वियर कहते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, और कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान नहीं था। इसका मतलब संविधान सभा के सदस्यों को आम जनता ने नहीं चुना था, किसी और ने चुना था। तो किसने चुना था? जब हम संविधान सभा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसे चुना था, ज्यादातर सदस्यों को चुना था प्रांतीय विधानमंडल ने। इसका मतलब एमएलए ने, जनता ने नहीं चुना। और कुछ सदस्यों को रियासतों के प्रतिनिधि थे, उन्हें मनोनीत किया गया। और प्रांतीय विधानमंडल मतलब एमएलए, उन्हें किसने चुना? तो उस समय केवल धनी और शिक्षित को ही मताधिकार प्राप्त था। तो वियर कहते हैं कि उस समय जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसको धनी और शिक्षित ने चुना, क्योंकि सबको वोटिंग राइट अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो विधानमंडल वाले धनी और शिक्षित के प्रतिनिधि हुए, और उस विधानमंडल ने संविधान सभा को चुना। तो संविधान सभा भी तो जनता के प्रतिनिधि नहीं हुई, यह भी तो धनी और शिक्षित की प्रतिनिधि हुई। और इसी के आधार पर कहते हैं कि केवल एक विधिक संकल्पना है, और यह वास्तविक विचार नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आए कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने विधिक संकल्पना कहा है लोक प्रभुता को, या लोक प्रभुता से असहमति व्यक्त की है भारत के संविधान के संदर्भ में, केसी वियर। लेकिन यह मुद्दा अदालत में भी गया। और एक और फैक्ट लिखना चाहे तो लिख लीजिए, केहर सिंह केस। तो यह डिबेट यहां पर जाकर रिजॉल्व हुआ। केहर सिंह केस में, इसको लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। यह निर्णय दिया कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, तथा संविधान और लोक प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, तथा संविधान और लोक प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। संविधान और लोक प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब अगर आए कि किसमें लोक प्रभुता को स्वीकार किया? केहर सिंह केस। तो यह हमने सबसे पहली चीज देखी कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का स्रोत जनता है, और इससे कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। वो क्या है? अब आओ संविधान का स्वरूप। अब फिर मैं कह रहा हूं कि ये बहुत लेंदी चीजें हैं,
और अगर इसको पूरे विस्तार में पढ़ा जाए तो बहुत समय लगेगा। तो यहां हम लोग केवल प्रीलिम्स के रूप में अपने आप को फोकस करेंगे, केवल मीनिंग में बताता चलूंगा, और जहां जरूरत होगी इससे रिलेटेड कोई यूनिक चीज जो एग्जाम में आया है या आ सकता है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 75% प्रश्न यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पॉलिटी के 75% प्रश्न लगभग ये जो लेक्चर्स आगे होंगे इस लेक्चर से आने चाहिए। तो 20 सवाल यदि पॉलिटी का आता है तो 15 सवाल क्लास के लेक्चर से आना चाहिए। इस रणनीति के तहत मैं चल रहा हूं, तो इसलिए इसको अच्छे से अटेंड करें, सब लोग सारा का सारा लेक्चर सुने, और उसके बाद तय होगा एग्जाम के बाद कि क्या स्थिति है। तो लेक्चर्स भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, उम्मीद करता, और आप भी रहेंगे बिल्कुल। तो उस समय मेरे इस संकल्प की परीक्षा भी होगी। तो अब आ जाओ संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पर अब हम लोग बहुत विस्तार में नहीं जाएं, केवल बेसिक चीजें जान लेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामले में भी और अपने बाह्य मामले में भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। इसका मतलब कि आंतरिक मामले जैसे अपनी आर्थिक नीतियां, अपनी राजनीतिक नीतियां, अपनी सामाजिक नीतियां, देश की सरकार बनाएगी, देश के संविधान के तहत बनेगा। कोई विवाद होने पर देश की न्यायपालिका उसका निर्धारण करेगी, लेकिन कोई विदेशी सत्ता हमारी नीतियों में कोई दखल नहीं दे सकती। तो नीतियां अच्छी हो या बुरी, विदेशी सत्ता का दखल या दबाव नहीं होगा। यदि नीतियां बुरी हैं तो हमारी न्यायपालिका उसको रद्द करेगी, और व्यापक रूप में हमारी जनता ऐसी सरकारों को हटाएगी। अमेरिका चीन को कहने का अधिकार नहीं है। तो आंतरिक नीतियां विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर बने। और संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, तो यह संप्रभुता का आंतरिक पक्ष था। संप्रभुता का बाह्य पक्ष है कि विदेश नीति के क्षेत्र में भी कोई देश स्वतंत्र होकर निर्णय ले। इसका मतलब स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करे, तो स्वतंत्र रूप में मित्रों और शत्रुओं का चयन करे, युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रीय हित के आधार पर करे, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों में राष्ट्रीय हित के मद्देनजर शामिल हो। अब देखो, यहीं पर जब हम मेंस में जाते तो अब पूरा इस पर डिबेट होता है कि हम किस सीमा तक संप्रभु हैं, लेकिन यहां पर उसका स्कोप नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग प्रीलिम्स के डोमेन में। तो यहां केवल इतना जानना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि आंतरिक क्षेत्र में, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियों के संदर्भ में, और विदेश नीति के क्षेत्र में देश स्वतंत्र निर्णय लेगा। तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा है समाजवादी। इसको लेकर प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, इसलिए इस पर हम लोग आएंगे। बट सबसे पहले देखें समाजवाद क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि समाजवाद एक विचारधारा है, और जिसके केंद्र में संपत्ति के समाजीकरण और समानता का विचार है। इसका मतलब यह पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है। पूंजीवाद निजी संपत्ति को मानता है और समाजवाद संपत्ति के समाजीकरण को मानता है कि पूरा समाज उसका मालिक होगा। व्यवहार में समाजवाद के दो रूप हुए। एक हो गया साम्यवाद या मार्क्सवाद, जो हिंसा, वर्ग संघर्ष, क्रांति, इसके आधार पर संपत्ति का समाजीकरण करना चाहता है। इसका मतलब कि साम्यवाद का जो पहला, समाजवाद का जो पहला व्यवहारिक रूप है साम्यवाद, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स जिसके प्रतिपादक है, वो कहता है वर्ग संघर्ष होगा, हिंसा होगी, क्रांति होगी, और उसके माध्यम से पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और समस्त उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाएगा। तो यह हिंसा का रास्ता है, क्रांति का रास्ता है। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसके प्रतिपादक जर्मनी के दार्शनिक एडवर्ड बर्नस्टीन थे।
एडवर्ड बर्नस्टीन या लोकतांत्रिक समाजवाद यह मानता है कि उत्पादन के साधन का समाजीकरण हो, इसका मतलब पूंजीवाद खत्म हो, लेकिन हिंसा से नहीं, क्रांति से नहीं। फिर कैसे? तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, शांतिपूर्ण साधनों से। तो कैसे होगा भाई? तो वो कहेगा कि इसका माध्यम बनेगा चुनाव, इसका माध्यम बनेंगे संसद के कानून, संविधान का संशोधन, सामाजिक आर्थिक योजना के द्वारा विकास। कैसे? तो जैसे भारत में नेहरू की नीतियां थोड़ी थोड़ी समाजवाद की ओर थी, पूरी तरह समाजवादी नहीं थे, लेकिन उसमें झलक देख सकते हैं कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस जनता के पास जाएगी और वो कहेगी कि हम जमींदारी को समाप्त करेंगे, लेकिन हिंसा से नहीं, पार्लियामेंट के लॉ से। जनता उनको वोट देगी, फिर संसद कानून बनाएगी और उस कानून से जमींदारी खत्म होगी, या राज्य विधानमंडल के कानून से, राज्य सूची का विषय तो खत्म होगा। इसी तरह इंदिरा गांधी के समय हम समाजवाद देखते हैं। उन्होंने प्रीवी पर राजाओं के मिलने वाली पेंशन खत्म करनी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। उन्होंने हिंसा के द्वारा नहीं किया, संविधान संशोधन के द्वारा किया। तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद था। तो अब हमने देखा कि समाजवाद के दो रूप हो गए, मार्क्सवाद या साम्यवाद जो हिंसा की बात करता है, और लोकतांत्रिक समाजवाद जो लोकतांत्रिक नीतियों के द्वारा समाजीकरण करना चाहता है। अब आते हैं कि प्रस्तावना का समाजवाद। तो यहां पर दो तीन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो जानेंगे कि हमारा प्रस्तावना का समाजवाद क्या साम्यवाद है? नहीं। लोकतांत्रिक समाजवाद है तो याद रखना हूबहू वो भी नहीं है, ये इसकी खास बात है। तो एक दो लाइनें मैं लिखवा रहा हूं, कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए लिखो। भारत के संविधान में समाजवाद को पारिभाषित नहीं किया गया है। तो अगर चार कथन आ जाए कि क्या संविधान में, प्रस्तावना में कहीं भी समाजवाद को परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा नहीं। प्रस्तावना में समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। कहीं पर भी प्रस्तावना में समाजवाद की परिभाषा या पूरे संविधान में तो परिभाषित नहीं। संसद के किसी कानून ने भी इसको परिभाषित नहीं किया है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि भारतीय समाजवाद क्या है? तो देखो, भारतीय समाजवाद के बारे में परिभाषा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके कुछ तत्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में बताया, वह डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस जो पेंशन और उन चीजों से रिलेटेड था। तो डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सोशलिज्म, भारतीय समाजवाद क्या है, इसके बारे में प्रकाश डाला। और यहां पर अगर आ जाए कि भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित में से क्या क्या तत्व हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कहा उसी को हम भारतीय समाजवाद के तत्व मानेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा आय की असमानता को कम करना। तो भारतीय समाजवाद में सबसे पहली चीज क्या शामिल है? आय की असमानता को कम करना। इसका मतलब रिच और पुअर के गैप को कम करना। याद करना, पूंजीवाद का उन्मूलन यह भारतीय समाजवाद का नहीं है उद्देश्य, पूरी तरह नहीं। केवल क्या है कि आय की असमानता कम होगी तो निजी संपत्ति रहेगी। यहीं से पाश्चात्य से हम अलग हैं कि पाश्चात्य समाजवाद में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, यह बात है, चाहे मार्क्स हो चाहे एडवर्ड बर्नस्टीन हो। लेकिन हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट यह कह ही नहीं रहा है कि संपत्ति का निजीकरण या समाजीकरण, केवल यह कह रहा है कि समानता होनी चाहिए, मतलब आय की असमानता कम होनी चाहिए। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। यहां पर भी उत्पादन के साधन नहीं, तो सबके लिए एक प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बीमा, इस तरह के जीवन स्तर की व्यवस्था करना, मतलब बहुत गैप ना हो लोगों। तीसरा, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना।
मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। तो अगर आए कि भारतीय समाजवाद के तत्व, इसी तरह डी, शोषण को समाप्त करना, शोषण को समाप्त करना, समाप्त करना। और एक सुप्रीम कोर्ट की लाइन है और डीएस नकारा केस में, तो उस पर भी सवाल बन सकते हैं कभी। तो शोषण, तो ये तो हो गया कि तत्व क्या है, तो कहीं पर भी निजीकरण बनाम समाजीकरण का झगड़ा नहीं है हमारे समाजवाद में, और हमारा समाजवाद कभी नहीं कहता है कि पूंजीवाद को खत्म कर दो। इसलिए नई आर्थिक नीति के बाद भी आज भी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द, और समाजवाद भारत में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारा समाजवाद वो पूंजीवाद बनाम समाजवाद नहीं है, ये समानता है, आय की समानता, जीवन स्तर की समानता, कल्याण और शोषण की समाप्ति। तो पूंजीवाद के रहते हुए भी हमारे देश में समाजवाद हो सकता है, समाजवादी कार्यक्रम चल सकते हैं। अब आते हैं कि डीएस नकारा में एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कही जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको लिखो। सर्वोच्च न्यायालय, वो इसी केस की बात है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद का उद्देश्य, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य राज्य द्वारा नागरिक, राज्य द्वारा नागरिक को, राज्य द्वारा नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु, उसी को कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना है। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा प्रदान करना, क्रेडल टू ग्रेव। तो समाजवाद शब्द भारत के संविधान या कानून के द्वारा पारिभाषित तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में उत्पादन के साधनों के समाजीकरण या उत्पादन के साधनों के निजीकरण का विचार नहीं। फिर क्या है भारतीय समाजवाद? फिर भारतीय समाजवाद है शोषण की समाप्ति, असमानता को कम करना, और इसलिए भारत में पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व संभव है। भारत में पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व संभव है। तो यह हमने देख लिया कि समाजवाद हमारे यहां थोड़ा सा यूनिक है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब एक प्रीलिम्स के लिए और फैक्ट याद रखना कि कांग्रेस ने, क्योंकि प्रीलिम्स की कक्षाएं हैं तो मेरा सारा फोकस उसी पर है, कांग्रेस ने अपने अवाड़ी एक जगह का नाम है अधिवेशन, और ये 1955 में हुआ था, आजादी के बाद। अवाड़ी अधिवेशन में समाजवादी प्रारूप का समाज, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी प्रारूप का समाज, इसको कहेंगे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी या समाजवादी प्रारूप का समाज स्थापित करने का उद्देश्य घोषित किया। समाजवादी प्रारूप का समाज या सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्थापित करने का उद्देश्य घोषित किया। तो यह अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाजवादी प्रारूप का समाज स्थापित करना है। तो इस तरह हमने देख लिया समाजवाद। बहुत लंबा डिबेट है समाजवाद को, अगर भारत में सही से पढ़ाया जाए तो ये मेंस के लिहाज से तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट हमने प्रीलिम्स के लिए देखा। अब आओ पंथ निरपेक्ष। तो प्रस्तावना के अनुसार शासन के स्वरूप के अंतर्गत तीसरी बात आती है पंथ निरपेक्ष। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं।
और इस पर भी सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर। तो लिखो पंथ निरपेक्ष, को मैं लिखवा रहा हूं, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां, अब ए बी सी करके लिखना है क्योंकि एग्जाम में इसी के आधार पर हम उत्तर को सही करें। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां, ए लिखो, राज्य का राजकीय धर्म ना हो, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। तो पहला है राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। बी लिखो, राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म मतलब रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना करे, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना करे, भेदभाव ना करे। और सी लिखना है, सभी धर्मों के अनुयायियों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त। तो पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर में क्या क्या शामिल हुआ कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, इसका मतलब है कि इस्लामी राज्य ना हो, हिंदू राष्ट्र ना हो और क्रिश्चियन राष्ट्र ना हो। जैसे भारत देखो, धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत इस्लामी राष्ट्र नहीं है। दूसरी ओर ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है क्योंकि इस्लामी राष्ट्र हैं और राज्य का राजकीय धर्म इस्लाम है। इसी तरह वेटिकन सिटी क्रिश्चियन राष्ट्र है, इसका मतलब राज्य का राजकीय धर्म ईसाई है। पहले नेपाल, पहले, अब नहीं है, अब नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष है, बट पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो सबसे पहला कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, दूसरा कि धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव ना हो। तो सरकारी नौकरियों में, विभिन्न सरकारी योजनाओं में, कानून में कहीं भी रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो। और तीसरा, यह तीसरा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिक नहीं है। नास्तिक का मतलब कि वो रिलीजन को अपोज करता है, गॉड को अपोज करता है, नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह भी है कि सभी को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो सरकार भले ही हिंदू मुस्लिम सरकारी नीतियां उससे अलग होंगी, लेकिन सभी को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसका मतलब हिंदू अपने त्योहार मनाएंगे, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने त्योहार मनाएंगे और समान अधिकार होगा। और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, अब ये दोनों में भी कॉन्सेप्चुअल अंतर है जिसको हम लोग प्रीलिम्स के लिहाज पे उपयोगी नहीं है और समय भी लगेगा, तो उसको इग्नोर कर रहा हूं मैं। यहां दोनों को एक मानना है, हालांकि इंडियन फिलोसफी वाले पंथ निरपेक्ष शब्द को सही मानेंगे और धर्मनिरपेक्ष को वो गलत मानेंगे, लेकिन हमें उस डिबेट में नहीं घुसना, क्योंकि प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को आमतौर पर समानार्थी लेना है। तो अब हमने देख लिया कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं हो रहा है और सबको समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब तीन मिलते जुलते शब्द में अंतर समझना है। एक हो गया धर्मतंत्र या थियोक्रेसी और दूसरा हो गया नास्तिकता या एथिज्म। इन दो अतिवाद, तो थियोक्रेसी एक अतिवाद है, एक पोल है,
और एथिज्म निरीश्वरवाद या नास्तिकता दूसरा पोल है। सेकुलरिज्म इन दोनों के बीच खड़ा है। कैसे? को थियोक्रेसी में सार्वजनिक जीवन, इसका मतलब सरकार की नीतियां, आर्थिक नीतियां, शैक्षिक नीतियां, प्रशासन, राजनीति, सब कुछ। तो सार्वजनिक जीवन भी धर्म विशेष से संचालित होगा और प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी एक धर्म विशेष को ही आजादी होगी। अब जैसे देखें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान एक धर्म तंत्र है, तो सरकारी नीतियां, सार्वजनिक नीतियां, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब इस्लाम से चलेगी, कुरान से। और निजी जीवन में भी केवल कुरान और इस्लाम को ही मान्यता होगी, अन्य को नहीं होगी। तो एक पोल हो गया जहां सार्वजनिक जीवन में भी रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन, और निजी जीवन में भी एक पर्टिकुलर रिलीजन। और निरीश्वरवाद एक दूसरा अतिवाद हो गया जिसमें धर्म है ही नहीं। न तो सार्वजनिक जीवन में, राज्य की नीतियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, वहां पर कोई रिलीजन नहीं है। प्लस दूसरा एस्पेक्ट है कि पर्सनल लाइफ में भी मुझे धर्म की आजादी नहीं है, क्योंकि धर्म बेकार चीज मानी जाती। तो ये दूसरे तरह का अतिवाद है। जैसे इसके उदाहरण में हम साम्यवादी देशों को रख सकते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता की अफीम है, बुरी चीज है। इसीलिए 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा पर आधारित रूसी शासन स्थापित हुआ, तो वहां पर इसी नास्तिकता को संविधान में मान्यता मिली। तो सार्वजनिक जीवन में भी रिलीजन नहीं था और पर्सनली भी पूजा पाठ करने की आजादी नहीं थी। और इसलिए लेनिन और स्टालिन के समय गिरजाघर या तो तोड़ दिए गए या फिर उसे अस्पताल का रूप दे दिया गया, उसे लोगों को रहने के लिए दे दिया गया। तो यह दूसरा अतिवाद है। तो इधर क्या है धर्मतंत्र में, अफगानिस्तान में, कि सार्वजनिक जीवन हो चाहे निजी जीवन हो, दोनों एक धर्म विशेष से चलते हैं, जिसका वह धर्मतंत्र है। और निरीश्वरवाद भूतपूर्व सोवियत संघ में यह होगा कि सार्वजनिक जीवन में तो धर्म नहीं है, निजी जीवन में भी धर्म की आजादी नहीं है। अब देखो सेकुलरिज्म दोनों के बीच का मामला, इसमें आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में या राज्य की नीतियों में धर्म की रोक होगी। तो जो सरकार की नीतियां हैं, शिक्षा है, रोजगार है, सरकार के कानून है, प्रशासन है, इसमें रिलीजन आमतौर पर नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में रिलीजन नहीं होगा। तो इस्लामिक फाइनेंस या हिंदू फाइनेंस से नहीं चलेगा। तो कई धर्मतंत्र में इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट चलता है। अब इकोनॉमी राज्य का विषय, इस्लामिक फाइनेंस का मतलब इस्लाम में सूदखोरी की मनाही है, तो वहां बैंकिंग और इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। बट हमारे यहां ऐसा नहीं है, सूदखोरी भी चलेगी। होम लोन क्या है? सूदखोरी है, ब्याज लेता है, लिमिटेड वे में लेता है। तो इस तरह से सेकुलर दोनों के बीच का है। सेकुलर में क्या है कि सरकार की नीतियों में रिलीजन नहीं है, तो इस्लामिक फाइनेंस या हिंदू फाइनेंस नहीं है। लेकिन निजी जीवन में धर्म है, इस शर्त के साथ कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सब बहुत शॉर्ट में, फिर एक बहुत लंबा डिबेट है। ये प्रीलिम्स की कक्षाएं हैं, तो अपने को हमें बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है। ये हो गया सेकुलर। अब देखो यहां पर एक सवाल बनेगा कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है ए, राज्य का राजकीय धर्म ना हो, बी, धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव ना किया जाए, सी, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता हो, और डी, अगर आ जाए इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल द एबव, तो ऑफ कोर्स आंसर डी टिक करना है, क्योंकि तीनों ही सेकुलरिज्म है। लेकिन जब हम सिविल सेवाओं की बात करते हैं, तो सिविल सेवाओं में प्रीलिम्स जवाब देने जाते हैं तो कुछ निर्देश होते हैं कैंडिडेट्स के लिए। जो पहला वाला पेज होता है क्वेश्चन पेपर का, और निर्देश होता है जिसको हम पढ़ते नहीं क्योंकि हमें पहले से ही पता है। लेकिन उसमें एक ये भी होता है कि 4 गोले हैं ओएमआर सीट में, और कोई एक ही गोला काला करना है, चारों नहीं करना। जिस आंसर को सही समझते हैं, बी को सही समझते हैं, उससे संबंधित गोले को काला कर देना। लेकिन आगे यह भी रहता है कि यदि ऐसा लगता है उम्मीदवार को
कि एक से ज्यादा उत्तर सही हैं, जैसे यहां पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो भी वो कोई एक गोला ही करेगा, तब किसको चुनेगा? सर्वाधिक सही। तो अगर ऐसा है ऑप्शन तब तो ठीक है, लेकिन मान लो कि अब मैं विकल्प बदल दूं और हम कर दूं नन ऑफ द एबव, न ए सही है, न बी सही है, न सी सही है, तो डी तो नहीं ही होगा। अब हमें ए बी सी में चुनना होगा, और यह भी याद रखना है कि हम तीनों को नहीं चुन सकते, सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करना होगा। तो अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब सही उत्तर ए होगा। तीनों सेक्युलरिज्म है, बट तीनों का सार, जिसको चिड़िया की आंख कहते हैं महाभारत में, जिसको अर्जुन ने भेदा था, या द्रौपदी स्वयंवर में जो मछली की आंख थी, वो है ये राज्य का राजकीय धर्म नहीं। क्योंकि अगर राज्य का राजकीय धर्म नहीं, अगर वो इस्लामी राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो फिर भेदभाव नहीं होगा। तो पहले में दूसरा छिपा हुआ है। और अगर राज्य का राजकीय धर्म नहीं है, हिंदू राष्ट्र या इस्लामी राष्ट्र नहीं है, तो फिर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो इसीलिए, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे पास आर्ग्यूमेंट का नहीं होता है टाइम, और ना हमारे तर्कों को कोई सुनता है, हमें या तो सही उत्तर के लिए अंक मिलेंगे या गलत उत्तर के लिए अंक कटेंगे, तो हमें डिबेट में वहां नहीं फंसना, ये डिबेट में इसके लिए। तो हम क्या कहेंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न नन, तो फिर इसका आंसर होगा ए, कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल सेकुलर से बनता है, इसलिए थोड़ा सा हमें सेकुलर को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ा। अब धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्म क्या है, क्या धर्म रिलीजन है, वो मसले यहां पर डिस्कस होने संभव नहीं है। हां, कुछ प्रीलिम्स के एक दो फैक्ट्स हम लोग यहां सेकुलरिज्म से रिलेटेड जरूर लिखेंगे। तो एक तथ्य लिखो, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को, सेक्युलरिज्म को, पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। तो सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया किस केस में? केशवानंद। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो संसद के द्वारा, संशोधन के द्वारा भी समाप्त ना किया जा सके, मतलब जो परमानेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी संसद संशोधन के द्वारा भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती, पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। और प्रीलिम्स के लिए एक और फैक्ट आप लिखेंगे, और वो ये है कि एसआर बोम्मई केस में, अभी ये बेसिकली राष्ट्रपति शासन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एसआर बोम्मई केस को। एसआर बोम्मई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इसी को फिर से रिपीट किया, एसआर बोम्मई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को, एसआर बोम्मई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया, मतलब दोहराया अपने निर्णय को, पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया। एसआर बोम्मई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया, मूल ढांचा घोषित किया। तो अब प्रीलिम्स के लिए कुछ सवाल हमें याद रखने हैं। अब एक करंट में केस हुआ था, वो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता से संबंधित है, और यूपीपीसीएस में या इवन आईएएस में ये सवाल भी मेरे हिसाब से आने वाले एक दो सालों में सवाल बन सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो बलराम सिंह केस, जो एक बड़ा ही नया केस है 2024। तो बलराम सिंह केस,
इसमें समाजवाद और पंथनिरपेक्षता दोनों से रिलेटेड है, और चूंकि सबसे नया है इस मुद्दे पर, इसलिए थोड़ा सा इसके निर्णय को भी जान लें। तो इसको लिख लो। बलराम सिंह केस में, बलराम सिंह केस में सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया गया, सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया गया, और यह अभी बहुत हाल की बात है, 2024, यह अनुरोध किया गया कि प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, याद रखना दो शब्द, प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द हटाने का आदेश जारी करे। प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द हटाने का निर्देश जारी करे। तो अगर आए कि हाल में किस केस में सुप्रीम कोर्ट में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई, तो उसका कारण क्या बताया गया, तर्क क्या दिया गया, क्यों हटाया गया। प्रीलिम्स में उतने तर्क नहीं पूछते, फिर भी उसका तर्क यह था कि जो बलराम सिंह याचिका करता था उसने यह तर्क दिया कि ये जो दो शब्द हैं, कौन कौन से, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को जिसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को जिसे लागू किया गया, वहां पर यह नहीं था। यह 42 में, आगे इसको मैं लिखवाऊंगा भी, 42वें संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए समाजवादी पंथनिरपेक्ष। और तर्क यह दिया गया कि वो जो अमेंडमेंट था 42वां, वो 1976 में किया गया, और वो इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, तो उस समय 76 में भी आपात चल रहा था, तो कहा कि वो राष्ट्रीय आपात का दौर था, और राष्ट्रीय आपात में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, बलराम सिंह का तर्क था। और उस समय जो भी पार्लियामेंट ने 42वां अमेंडमेंट किया, तो इसीलिए उस समय वो जनाकांक्षा को प्रतिबिंबित नहीं करता है अमेंडमेंट, और इसलिए ये दो शब्द हटा दिए गए। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि एक पॉपुलिज्म के लिए भी कई बार याचिकाएं डाली जाती है, थोड़ी पॉपुलरिटी करने के लिए, तो ऐसे तर्कों को कैसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि इस तर्क या कुतर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो पूरा 42वां संशोधन ही रद्द हो जाएगा। तो इसीलिए लिखो, सर्वोच्च न्यायालय ने मांग को अस्वीकार कर दिया, मतलब याचिका रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दी। तो ये याद रखना, इस दो को लेकर याचिका। तो अब हम फिर से आ जाए अपने विषय पर। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कि प्रस्तावना में क्या क्या है, और शॉर्ट में उसको देख रहे हैं। तो प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, जिसको पढ़ लिया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। तो इसको भी, अब लोकतंत्र अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग बिल्कुल प्रीलिम्स के लिहाज से लोकतंत्र को पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें देखो, लोकतंत्र और इंग्लिश में है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से, याद रखना कौन सा, ग्रीक, लैटिन नहीं, ग्रीक। तो एग्जाम में ये सब छोटी छोटी चीजें भी ध्यान है, ग्रीक या यूनानी। ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस और क्रेशिया या क्रिटोस, दोनों रेफरेंस मिलते हैं ग्रीक में। तो क्रेशिया वर्ड भी है ग्रीक में, क्रिटोस भी है, तो जो भी कहें, डेमोस और क्रेशिया या क्रिटोस वर्ड से बना है।
डेमोस का मतलब है पीपल या जनता, और क्रेशिया या क्रेटोस का मतलब है रूल या शासन। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स पर फोकस ये बैच है और पूरा फोकस क्या है, प्रीलिम्स करना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर पाए, तो इसीलिए ये सारे फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस है हमारा। डेमोस और क्रेशिया, डेमोस का मतलब पीपल और क्रेशिया का मतलब रूल, और लैटिन के शब्द में ग्रीक के है, क्योंकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ग्रीक, एंशिएंट ग्रीस से आया है। तो इसके आधार पर क्या कहा जाता है, लोकतंत्र जनता का शासन, पीपल और रूल, जनता शासन। तो इसलिए लोकतंत्र किसका शासन है, जनता का। और याद करो कि तो लोकतंत्र जनता का शासन है, इसको लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, मैं साइड में हूं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेशिया क्रेटोस का मतलब रूल। तो लोकतंत्र किसका क्या हो गया, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल। अब यहां से एक दो सवाल, एक तो सबको पता है अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन, लेकिन उस डेफिनेशन में भी कुछ सवाल आएंगे, इसीलिए थोड़ा सा इस डेफिनेशन को लिखेंगे जो हम सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा की है। तो लिखो, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो ये डेफिनेशन सभी जानते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आए कि लिंकन ने जो ये परिभाषा दी है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, ये किसी किताब में उसने नहीं लिखा है। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक भाषण के दौरान ये बात कही। और एग्जाम में यदि आप पीसीएस के पुराने सवालों को हल करते हैं, और 25 साल के सवाल जरूर हल करने चाहिए, तो अगर पुराने 25 साल, तो एक सवाल आपको मिलेगा कि अब्राहम लिंकन ने अपने किस भाषण में, एक पर्टिकुलर उसका नाम है, किस भाषण में यह कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये तो सभी जानते हैं कि लिंकन ने ऐसा कहा, बट किस भाषण में कहा, तो लिंकन ने यह कहा था, इसको लिखो, गेट्सबर्ग भाषण। एक शहर का नाम है गेट्सबर्ग स्पीच। गेट्सबर्ग स्पीच। तो लिंकन ने यह परिभाषा कहां पर दी थी, गेट्सबर्ग भाषण, गेट्सबर्ग स्पीच में लिंकन ने लोकतंत्र की यह परिभाषा की थी, गेट्सबर्ग भाषण में। एक और प्रश्न यहां से निकल सकता है, तो यह याद रखना, गेट्सबर्ग भाषण, मैं उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ आप लिखते भी चलते, क्योंकि प्रीलिम्स की क्लास है, कम समय में ज्यादा कवर करना है, गागर में सागर भरना है, और इसलिए हर चीज डिक्टेट करवाना संभव नहीं है। तो जो जरूरी चीजें हैं, या जो मुझे लगता है कि आप अपने खुद से नहीं लिख पाएंगे, तो वो मैं डिक्टेट करवाता हूं। लेकिन जो आप कर सकते हैं, या इस तरह के जो चार्ट्स में बना रहा हूं, ये लिख रहा हूं, या आपको साथ साथ लिखते चलना। तो गेट्सबर्ग भाषण, गेट्सबर्ग स्पीच में लिंकन ने यह बात कही। एक और सवाल जो पीछे अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोस और क्रेशिया से बना है। तो ग्रीस मतलब प्राचीन यूनान, ग्रीस या प्राचीन यूनान, तो ग्रीक भाषा है और ग्रीस देश का नाम है। तो प्राचीन यूनान में एक व्यक्ति हुआ जिसने सबसे पहले इसको अप्लाई किया था।
और उसे कहा जाता है फादर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जनक। तो कभी आ जाए कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ डेमोक्रेसी, कारण कि सबसे पहले डेमोक्रेसिया को एक्चुअली उसी ने यूज करने का प्रयास किया, और उसका नाम प्लेटो अरस्तु नहीं था, सुकरात नहीं था, यूनान का ही था। तो वो था, लिख लो, फादर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का जनक। और ये क्लिस्थनीज, ये एक यूनान का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इसको लागू किया, क्लिस्थनीज, क्लिस्थनीज। तो क्लिस्थनीज नाम लिख लेना, ग्रीक नाम है इसलिए थोड़ा सा अलग है। क्लिस्थनीज को कहा जाता है फादर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लिस्थनीज लोकतंत्र का जनक या फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पर प्रीलिम्स के लिहाज से यदि देखें तो केवल शॉर्ट में एक दो चीजें, जहां फैक्ट्स भी निकलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी उसको जानेंगे कि लोकतंत्र का वर्गीकरण या लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के सबसे पहले तो दो प्रकार होंगे, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसी के लिए एक दूसरा शब्द आता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के दो रूप हो गए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, इसका मतलब इसमें कोई चुनाव नहीं होंगे, इसमें कोई संसद नहीं होगी, इसमें कोई न्यायालय नहीं होगा, ये सारे काम लोग खुद करें। वो कैसे करते थे? तो वही क्लिस्थनीज जो फादर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसने सबसे पहले उस मॉडल को अप्लाई किया। बट यहां उस मॉडल को डिस्कशन करना संभव नहीं, केवल इतना जानो कि जनता स्वयं शासन करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, इसका मतलब जनता खुद शासन नहीं करेगी, बल्कि पहले जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। जैसे भारत में हम एमपी और एमएलए चुनते हैं और हमारे एमपी और एमएलए शासन करते हैं, तो इसलिए इसको प्रतिनिधि मूलक भी कहते हैं। अब आते हैं कि आज के समय में विश्व के सभी प्रमुख देशों में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र ही। तो अमेरिका में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में, इटली में, सब जगह प्रतिनिधि मूलक। क्योंकि करोड़ों या लाखों लोग हैं और करोड़ों या लाखों लोग स्वयं कानून नहीं बना सकते। तो इसलिए यदि आ जाए कि आज लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित है, तो आंसर होगा कि आज प्रचलित है प्रतिनिधि मूलक। तब आता है कि फिर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर था। तो हम इसको यदि उदाहरण बताना चाहे, और यहां से एग्जाम में सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, तो हम कहेंगे प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित था। प्राचीन यूनानी नगर राज्य जिसको पोलिस कहते थे, पोलिस, इसका मतलब कि छोटे छोटे शहर थे, उसी को पोलिस कहते हैं। और वह स्वतंत्र देश के रूप में मान्य था, तो नगर ही राज्य था या देश था, और उसका नाम था पोलिस। तो पोलिस में शासक वर्ग या नागरिक वर्ग के लोग एकत्रित होते थे और सारा शासन करते थे। तो प्राचीन युग में पोलिस में, लेकिन सवाल प्राचीन से नहीं आता,
सवाल आता है कि क्या आधुनिक युग में कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो हम कहेंगे केवल वर्तमान में यह स्विट्जरलैंड, और याद रखना कि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, वहां के कुछ कैंटनों में। कैंटन का मतलब जैसे भारत में प्रांत हैं या राज्य हैं, अमेरिका में राज्य है स्टेट, तो वहां स्टेट को कैंटन कहते हैं। स्विट्जरलैंड में भी चुनाव होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपराएं प्रचलित हैं, जिसमें आता है जनमत संग्रह, जिसमें आता है रिकॉल या वापस बुलाना, जिसमें लैंड्सजिमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि शहर के लोग एकत्रित होते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं, लैंड्सजिमेंट्स। तो स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में यह व्यवस्था प्रचलित है, तो यहां से कभी कभी सवाल आ जाते हैं। अब आते हैं कि तो ये तो दो प्रकार हुए। अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पुनः इसके दो रूप होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो रूप हैं, एक को कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र वो है जो भारत में और ब्रिटेन में है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, कई देशों में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में है, फ्रांस में और जर्मनी में संसदीय और अध्यक्षात्मक का मिश्रण है। एनीवे, तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के दो रूल है। अब यहां से भी कभी कभी प्रीलिम्स में सवाल आएंगे एक दो छोटी छोटी चीजों पे, तो थोड़ा सा कुछ चीजें प्रीलिम्स के लिहाज से केवल हम लोग जानेंगे, इस संसदीय अध्यक्षात्मक इसके अंतर पे जाने से फिर बहुत समय लगता है, तो केवल एक दो चीजें जान लेनी है। इसको लिख लो कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और इसकी सबसे पहली विशेषता है और सबसे प्रमुख विशेषता है शक्ति का पृथक्करण। तो यह सवाल पूछा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्ति का पृथक्करण, यह मुख्यतः किस लोकतंत्र की विशेषता है? तो ओवरऑल भी लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्करण होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि मुख्यतः शक्ति का पृथक्करण, अच्छा गैट्सबर्ग, वेरी गुड, कई लोगों ने सही जवाब दिया है, गुड। गैट्सबर्ग स्पीच तो करेक्ट है आपका उत्तर, उस समय मैं देख नहीं पाया था, बट एनीवे, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और ये शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। तो एक यहां से सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से शक्ति का पृथक्करण किस लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? तो अब देखो, हर लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्करण है, भारत में भी है, लेकिन अगर आ जाए कि मूलतः शक्ति का पृथक्करण कहां पर पाया जाता है, तो आंसर होगा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, संसदीय में उस लेवल का नहीं। उसका कारण समझो कि शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, न्यायिक शक्ति तीनों एक दूसरे से अलग हो। तो जो लोग पार्लियामेंट में, अमेरिका में जिसको कांग्रेस बोलते हैं, या सरल भाषा में क्या विधायिका, तो जो लोग विधायिका में हैं वो कार्यपालिका में ना हो, और मतलब न्यायपालिका में, तीनों अलग अलग हो, कोई किसी से मिले नहीं। तो यहां पर अमेरिका की बात करें तो विधायिका का नाम कांग्रेस है, जैसे हमारे यहां संसद है, और अमेरिका में और कार्यपालिका में वहां पर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद है, और न्यायपालिका में जज है। तो देखो, अमेरिका का संविधान कठोर पृथक्करण तीनों के बीच करता है, तीनों अलग है। इसका मतलब वहां नियम है, संविधान का नियम, कि कांग्रेस का सदस्य मतलब विधायिका का सदस्य, मतलब भारत में जिसको पार्लियामेंट कहेंगे, तो कांग्रेस का सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका मतलब, और अगर लड़ना है तो पहले रिजाइन करेगा। तो इसका मतलब जो विधायिका में है वो कार्यपालिका में नहीं है, दोनों अलग है। और
फिर राष्ट्रपति वो कांग्रेस से अलग है, अलग से चुनाव लड़के बना, फिर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पर अमेरिका का संविधान कहता है कि कांग्रेस के सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब मंत्री हमेशा कांग्रेस से बाहर का होगा। हमारे यहां देखो उल्टा है कि मंत्री संसद से ही होने चाहिए, नहीं है तो 6 माह के भीतर बन जाना चाहिए संसद का सदस्य। लेकिन अमेरिका में नहीं, कांग्रेस का सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। शक्ति का कठोर पृथक्करण है। तो विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और न्यायपालिका तो है। इसकी तुलना में भारत और ब्रिटेन में न्यायपालिका अलग है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में शक्ति का पृथक्करण है कहां? भारत और ब्रिटेन में। लेकिन भारत और ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए, और विधायिका और कार्यपालिका के पास एक शब्द आता है, टर्म आता है, फ्यूजन ऑफ पावर से, शक्ति का संलयन है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि शक्ति का पृथक्करण किस लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है? तो संसदीय नहीं होगा। आंसर होगा अध्यक्षात्मक। संसदीय में है, सीमित रूप में न्यायपालिका के साथ है, बल्कि संसदीय में तो विधायिका और कार्यपालिका में शक्ति का संलयन है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के भी सदस्य हैं, मंत्रीगण संसद के भी सदस्य हैं, दोनों मिले हुए हैं कि नहीं? फ्यूजन है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के मेंबर नहीं है, कोई भी मंत्री अमेरिका में कांग्रेस का मेंबर नहीं है। तो पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरा याद रखना है कि संसदीय लोकतंत्र, और इसमें 2 चीजें याद रखनी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, जो कि अध्यक्षात्मक में नहीं होगा। तो ये सब सवाल आते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व किस लोकतंत्र की विशेषता है? तो अध्यक्षात्मक की नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे इसको हम पढ़ेंगे भी। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब अमेरिका में अविश्वास प्रस्ताव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इसका मतलब अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है। तो अगर आ जाए कि सामूहिक या टिक करने के लिए भी, चुनने के लिए सवाल आते हैं, शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व, जो भी इस तरह की चीजें हैं, और कौन सा किस लोकतंत्र में, तो अध्यक्षात्मक में शक्ति का पृथक्करण और संसदीय में सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा इसमें याद रखना है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। अब ये अध्यक्षात्मक में नहीं होगा। मैं साइड हट जाता हूं, एक बार आराम से आप देखें। तो संसदीय लोकतंत्र की दूसरी मुख्य विशेषता क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। तो जब भी हम सेलेक्ट करेंगे कि किसकी विशेषता कौन सी है, तो शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक और सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय, और नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, यह भी संसदीय। अब जैसे देखो अमेरिका में यह आपको नहीं मिलेगा। कौन सा? नाम मात्र और वास्तविक। इसलिए अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं। नाम मात्र की कार्यपालिका जिसके नाम से निर्णय लिया जाए, जैसे भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट, और वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तव में निर्णय ले, जैसे भारत में भी और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री। तो अब देखो संसदीय लोकतंत्र में एक व्यक्ति वो है जो साइन कर रहा है, राष्ट्रपति, या ब्रिटेन में सम्राट, और दूसरा वो है जिसके निर्देश पर, जिसके परामर्श पर साइन किया जा रहा है, जो वास्तविक शासक है, तो वो है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका बिल्कुल अलग होगी। लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होगा, इसलिए अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ही साइन भी करते हैं और वास्तविक निर्णय भी डोनाल्ड ट्रंप ही लेते हैं। तो ये हमने देख लिया बहुत शॉर्ट में। फिर इस पर जब हम मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत लंबा इसमें डिबेट है कि संसदीय अच्छी है, अध्यक्षात्मक अच्छी है। भारत ने संसदीय को अपनाया है, समय समय पर अध्यक्षात्मक की डिमांड, बट हमें उसमें नहीं जाना है। उसके बाद
आज के लिए आखिरी विषय पर आएंगे कि आज हम कम से कम संविधान का स्वरूप वाला पढ़ लें प्रस्तावना में, तो लोकतंत्र तक पढ़ लिया है। गणराज्य, गणराज्य तो सब कोई जानते हैं गणराज्य क्या है, बस केवल इसकी परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा लिखो। गणराज्य से तात्पर्य, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख, जिसमें राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख मनोनीत या वंशानुगत न होकर, मनोनीत या वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत न होकर निर्वाचित होता है, वंशानुगत या मनोनीत ना होकर निर्वाचित होता है, वंशानुगत या मनोनीत ना होकर निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। इसको देखो क्या, इसका मतलब कि गणराज्य में सबसे पहले शब्द आता है राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख का मतलब कि जिसके नाम से देश का शासन चलाया जाए। जैसे भारत में हम कहेंगे कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। तो एक ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख वंश परंपरा से ना है, कि जैसे राजतंत्र में राज्य का प्रमुख राजा है और राजा के बाद उसकी संतान, तो निर्वाचित नहीं है। लेकिन गणराज्य राजतंत्र से अलग है, बल्कि उसका उल्टा है। और गणराज्य में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं है, मनोनीत नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित है। अब देखो, भारत गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति निर्वाचित है। अब इसकी तुलना ब्रिटेन से आप करें तो ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं। ये याद रखना कि ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी बट ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। और इंडिया क्या है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है और इंडिया रिपब्लिक भी है, एक लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है। तो भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्र तो है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र हमने क्या पढ़ा? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र में वास्तविक शासन की शक्ति जनता के प्रतिनिधि में होगी। तो यह ब्रिटेन में भी सही है और भारत में भी, क्योंकि भारत में भी प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति है और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति है और दोनों जनता के प्रतिनिधि है। इसलिए भारत भी लोकतंत्र और ब्रिटेन भी लोकतंत्र। लेकिन गणराज्य का मतलब है राज्य का प्रमुख निर्वाचित है। तो उस लिहाज से भारत गणराज्य भी है क्योंकि द्रौपदी जी राष्ट्रपति निर्वाचित है। लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख सम्राट होता है, राजा होता है या रानी, और वह वंशानुगत है। इसलिए अभी हमने देखा एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई तो चार्ल्स तृतीय राजा बन गए, निर्वाचन नहीं। तो अब देखो, भारत लोकतंत्र भी है और भारत गणराज्य भी है, लेकिन अलग अलग कारण से। लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि वास्तविक शासन जनता के प्रतिनिधि चलाते हैं, तो प्रधानमंत्री ये सब वास्तविक शासन है, मंत्रीगण ये जनता के लोग, तो लोकतंत्र है। और गणराज्य इसलिए है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो भारत लोकतंत्र गणराज्य दोनों है, अलग अलग कारणों से। ब्रिटेन लोकतंत्र है क्योंकि वास्तविक शासन जनता के प्रतिनिधि के पास है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है क्योंकि राज्य का प्रमुख निर्वाचित नहीं है बल्कि वंशानुगत है। तो आज हमने प्रस्तावना में एक बड़ा हिस्सा प्रस्तावना का देख लिया, संविधान का स्वरूप। अब कुछ अन्य चीजें हैं, बट आज घड़ी इशारा कर रही है कि अब समय, क्योंकि 7:30 से 9:30 की बात है, तो इसलिए अब घड़ी इशारा कर रही है कि आज यहीं पे रुकते हैं और कल
हम लोग संविधान के उद्देश्य से शुरुआत करेंगे। यहां से शुरू करेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य और फिर तमाम मुद्दों पर आएंगे। यह संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया, तमाम मुद्दों पर और जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आएंगे। तो आज की कक्षा का मुझे यहीं पर समापन करना पड़ेगा और फिर से मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि इसमें उस स्तर पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, गहराई के उस स्तर पे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स की कक्षा है, तो प्रीलिम्स की कक्षाओं को हम लोग इसी रूप में संचालित करेंगे। तो यहीं पर आज की कक्षा को मैं समाप्त करता, विराम देता हूं और सभी लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहें। फिर हम लोग मिलते हैं कल और यहां से आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय हिंद।